ओरिजिनल इमेज। तो 3 स्टेटमेंट्स में फिर काम करें। अब मेरा जो बैच बनेगा वो ओरिजिनल एनपी एरे ऑफ इमेजेस होंगे, सही है, स्ट्रिंग्स नहीं होंगे। और मेरे बैच को ही पता है, मेरे इस प्रोग्राम को ही पता है कि मैंने ये बैच पूरा का पूरा 5 इमेजेस का, इसमें एनपी एरेज ऑफ इमेजेस है, वो उठा के ऐसे दे देना है बस। और हर 5 इमेजेस के साथ उनके रिस्पेक्टिव 5 लेबल भी उठा के देने। सीक्वेंस का कोई मसला क्यों नहीं आएगा? ये फाइल तो सीक्वेंस में मिली हुई थी, तो जो लेबल्स थे वो अपने इमेजेस के सामने थे, सही है। इसका लेबल इसके सामने नहीं आ सकता, इसका लेबल इसके सामने नहीं आ सकता। जो इमेज नेम था, जो भी इमेज उसने रीड किया था, अगर तो लेबल इमेज से आपने लेबलिंग की हुई है तो उसका लेबल उस इमेज के अगेंस्ट ही लोड हुआ होगा, सही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो बैच लेबल और बैच इमेज आएगा वो दोनों आपस में कंसिस्टेंट होंगे। सर अगर इमेज डिलीट हो लेबल मौजूद हो फिर इमेज क्यों डिलीट होगा? ऐसे ही डुप्लीकेट हो, हमने डिलीट कर दिया। इमेज लेबल अभी आपसे इमेज की डायरेक्टरी के बारे में मांगता है, पाथ, ठीक है। पहली बात तो ये इमेज नहीं होगा तो उसका लेबल होगा ही नहीं। एक दफा बना, अच्छा एक दफा बना दी और फिर इमेज डिलीट हो गई, फिर डिलीट हो गया, या इमेज फॉल्टी है तो क्या होगा? यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगा। या क्योंकि यहाँ पे उसका पाथ भी नहीं होगा। या अगर ऐसा है कि पाथ है और CV2 से पाथ रीड नहीं हुआ तो आपका ये प्रोग्राम दरमियान में हार्ड हो जाएगा, क्योंकि पाथ पे वो एरर, वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आपको numpy एरे जब भी रीड नहीं कर सकती तो क्या एरर देती है? फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। यस सर। इमेज डिलीट हो गया तो ठीक है, XML डिलीट हो गई तो क्या होगा? ये क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले का सर प्रिंट हो जाएगा उसके साथ। क्या? अगर सर लिस्ट में है तो नेक्स्ट वाले का प्रिंट हो जाएगा उसके साथ। क्यों? कि सर अगर एक नहीं है तो सर दूसरा उसके साथ मैच करेंगे, नहीं, प्रिंट पे एरर आएगा। कैसे एरर आएगा? मतलब एक मिनट सबका ही खराब हो जाएगा, सबके लेबल्स खराब हो जाएंगे। तो सर इमेजेस नेम भी है ना इसमें? हाँ इमेज नेम तो है ना उसमें, वो तो चेक करें कि इमेज नेम ये सेम है या नहीं है। एग्जैक्टली। दूसरी बात बिलाल ने एक बात की है, XML तो हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं, XML तो हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। तो XML की सारी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास इस लेबल में पड़ी हुई है। XML में वो क्या था? सारे XML डिलीट कर दिए। कन्वर्ट हो चुका है ना। जब एक दफा टेक्स्ट फाइल आ गई तो इसको बैकएंड पे सिर्फ इमेजेस ही चाहिए, XML नहीं चाहिए। दूसरी चीज, अगर तो टेक्स्ट फाइल जनरेट होने से पहले XML कोई डिलीट हो जाता है तो क्या होगा? आपका जो XML टू टेक्स्ट कन्वर्टर है वो भी तो इमेज नेम के साथ आपके लेबल्स रीड कर रहा है। तो आपके XML का जो नाम होता है वो आपके इमेज का भी नाम है। जहां पर ये दोनों कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो फिर एरर जनरेट करेगा कि भाई इमेज नेम तो ये होना चाहिए, वहां पे तो XML है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बड़े एहतियात से लोगों ने बनाई हुई है। तो मैं ये कहता हूँ आप लोगों के कोड यूज करें इस चीज में, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर आपको अपना कोड बनाने नहीं आता तो आप लोगों के कोड में क्या चेंजेस करोगे? तो पहले अपना कोड बनाना जरूरी है कि आपको पता लगे कि लोगों ने जो काम किया हुआ है उसको हल्का नहीं लेना। अभी मैंने गूगल से ये जो साइन बोर्ड वाली है पिक्चर डाउनलोड की है, ठीक है, मुझे पता है PNG है, JPG है, ठीक है, तो वो एक सॉफ्टवेयर से मैंने प्रोटीन को रखा है। ठीक है। अभी उसके साथ मैंने क्या करना है सर? कुछ नहीं करना, फोल्डर में सारे पिक्चर सारे के सारे फोल्डर में पिक्चर रख दो, रख दिए। उसके बाद उस फोल्डर का लिंक दो इमेज लेबल सॉफ्टवेयर को, उन सबको लेबल करो, उनकी एनोटेशंस किसी नए फोल्डर में आ जाएंगी, उसमें XML फाइल्स होंगी, यही तो बता रहा हूँ। और XML के बाद उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करो। और ये इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं, ये हर प्रोजेक्ट के लिए यही काम होगा। जो भी डिटेक्शन का प्रोजेक्ट होगा, मैं आज ओवरऑल डिटेक्शन का प्रोसेस समझा रहा हूँ, सही है। ये नोट डाउन कर लो, ये टेक्स्ट फाइल भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, ये कन्वर्जन कोड भी, और ये कन्वर्जन कोड भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। XML टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू इमेजेस, टेक्स्ट टू बैचेस, मैं इसको कहूंगा बैच ऑफ इमेजेस एंड बैच ऑफ लेबल्स, ये दोनों मिल जाएंगे।
ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मॉडल के लिए क्या चाहिए इनपुट, ये बैचेस चाहिए, बैचेस में कपल होना चाहिए इमेज और लेबल का। ठीक है, अब आते हैं इधर, ये काम इस बॉक्स के साथ खत्म हो गया खत्म। मॉडल की तरफ आते हैं। मॉडल या तो अपना बना लो, जो कि जैसा कि आप लोगों ने अभी बनाया है, जो कि आउटपुट जिन्होंने बनाया है, जिनका एरर है उनका एरर है, जो कि 6 आउटपुट वैल्यूज देगा एक इमेज लेके। ठीक है, वो 6 आउटपुट वैल्यूज क्या क्या होंगी उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उन 6 आउटपुट वैल्यू से बेहतर है कि मैं कोई प्री ट्रेन्ड मॉडल उठाऊं। अब प्री ट्रेन्ड मॉडल का क्या मसला है, डिटेक्शन बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। तो कुछ लोगों ने डार्कनेट का प्लेटफॉर्म यूज किया हुआ है। डार्कनेट क्या है, डार्कनेट टेंसरफ्लो से पहले का एक प्लेटफॉर्म है, गूगल ने डेवलप किया था डिटेक्शन के लिए। C++ में उसकी बिल्ड्स है, सारी बिल्ड्स क्या होती हैं, उसको रन करने की, उसको कंपाइल करने की, चलाने के तरीके। डार्कनेट एक सोल्यूशन है। फिर दूसरा सोल्यूशन है टेंसरफ्लो नेटिव, तीसरा सोल्यूशन है केरास, चौथा सोल्यूशन है पाइटॉर्च। तो ये सारे के सारे डिटेक्शन मॉडल आपको मिलेंगे मॉडल जू पे, डिटेक्शन के मॉडल्स पड़े हुए हैं। फिर लोगों ने इसमें इंप्रूवमेंट करना शुरू की, तो योलो की तरफ लोग आ गए। योलो में क्या होता है, एक बैकबोन नेटवर्क होता है और एक आउटपुट नेटवर्क होता है, दरमियान में एक दरमियान में एक और भी नेटवर्क है। बैकबोन नेटवर्क इमेजेस रीड करता है और आउटपुट नेटवर्क लेबल्स जनरेट करता है। ठीक है, तो लेकिन ये दोनों नेटवर्क्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं डिफरेंट तरीकों से, योलो की ये खासियत है। ठीक है, फिर उसमें उन्होंने एंकर्स बॉक्स का कॉन्सेप्ट दिया है। अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उस मॉडल को रन करने के लिए ना आपको अच्छा खासा बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए, क्योंकि उस मॉडल को वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि उठाओ इधर से इनपुट दो इधर से आउटपुट दो तो ये ट्रेन होना शुरू हो जाएगा, या इससे डायरेक्ट प्रेडिक्शन। ठीक है, इस तरह की फाइल में लेबल्स को मैनेज करना योलो मॉडल के लिए वो बताते खुद 2 दिन का टास्क है, कंपाइल नहीं होता, रन नहीं होता। फिर इतना बड़ा मॉडल है कि वो आपकी 1 GB की रैम में तो आएगा ही नहीं, जीपीयू चाहिए। ठीक है, जब जीपीयू चाहिए होगा तो कम से कम आपका, मेरा 4 GB का जीपीयू एक योलो मॉडल पे 2 बैच साइज से ऊपर नहीं जाता। मतलब आप बैच साइज, आप 2 इमेज पे उसको ट्रेन करोगे, तो जब आप 2 इमेज पे ट्रेन करोगे तो उसको ट्रेनिंग में टाइम कितना लगेगा और वो कितना % ट्रेन हो सकेगा। ठीक है, तो अगर काम आसान है तो इतने बड़े बड़े मॉडल्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी अच्छी बात, अगर तो आपने ऑलरेडी ट्रेन मॉडल उठाया और उसमें ऑलरेडी ट्रेन वेट्स डाल दिए तो वो 80 से 100 कैटेगरीज के लिए ट्रेंड है, और उनमें अगर कोई एक कैटेगरी आपको डिटेक्ट करनी है तो उसको ट्रेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या करो, प्री ट्रेन मॉडल्स तब उठाओ जब आपको नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड हो। ठीक है, और इस ट्रेनिंग के झंझट से छूटने के लिए हम क्या करते हैं, ये प्री ट्रेन मॉडल उठाते हैं। लेट्स सपोज योलो का 1, 3, 4 में कुछ भी नहीं जाता, अभी मैं कहता हूँ योलो वर्जन 3 उठाया मैंने। ठीक है, और इसमें ऑलरेडी कैटेगरी थी बाईसाइकिल डिटेक्ट करने की, मुझे पिक्चर में बाईसाइकिल डिटेक्ट करनी है या पर्सन डिटेक्ट करना है, 2 चीजें डिटेक्ट करनी है साइमल्टेनियसली। लेकिन ये ट्रेन कितने पे है, 80 क्लासेस पे। ठीक है, अब जब मैंने इसको बैच दिया, ठीक है, जब मैंने इसको बैच दिया तो ये बैच में सारे के सारे 80 लेबल्स बताएगा ना। ठीक है, इस इमेज में ये लेबल था, इस इमेज में ये लेबल था, इस इमेज में ये लेबल था, लेकिन साथ साथ उनके बाउंडिंग बॉक्स भी बताएगा। ठीक है, मैं कैसे उसको फिल्टर करूं पर्सन और बाइसाइकिल पे, ट्रेनिंग तो कर नहीं रहा मैं। कॉन्फ़िग फाइल जो होता है सर, कौन सी कॉन्फ़िग फाइल, ये डार्कनेट पे इसके वेट्स कॉन्फ़िग फाइल क्या होती है, सर उसमें बेसिकली वो मॉडल पड़ा होता मॉडल पड़ा होता है कि मॉडल के आउटपुट्स और इनपुट्स पड़े होते हैं, मॉडल पड़ा होता है और क्लासेस डिफाइन होते हैं। मॉडल पड़ा होता है और उनकी क्लास से डिफाइन होती है। अब कॉन्फ़िग फाइल क्या है, देखो अब इससे कॉम्प्लिकेशन का अंदाजा लगाओ कि हर प्री ट्रेन मॉडल के साथ उसकी अपनी कॉन्फ़िग क्लास आती है, कॉन्फ़िग क्लास फाइल, CLS फाइल होती है। ठीक है, वो कॉन्फ़िग क्लास फाइल होती इसी चीज के बारे में है कि ये मॉडल
इतने बाय इतने का इनपुट लेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे तो आपने मॉडल सारे के सारे इमेज रीड कर दिए, कहीं पे रिसाइज ही नहीं किया, सही है, तो मसला बन गया। ये तो इधर इधर जब आप बैच उठा रहे थे, बैच में तो आपने इमेज की एरे फ्लोट की है ना, यस और इमेज की एरे जो है वो 416 बाय 416 की है ही नहीं, 200 बाय 200 की है, वो सारे इमेज आपने कहीं रिसाइज किए ही नहीं। तो पहले आपको अपने मॉडल की कॉन्फ़िग फाइल देखनी है, और उस कॉन्फ़िग फाइल में लेबल्स भी लिखे होंगे, कोई एक लेबल है तो ट्रेनिंग करने की दोबारा जरूरत नहीं है, सही है। तो आपको पहले अपने इमेजेस को रीसाइज भी करना है, तो रीसाइजिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स एनी प्री ट्रेन्ड मॉडल, सही है। रीसाइज किया तो ये क्या बाइसाइकिल दे देगा, ठीक है। दूसरी चीज, रीसाइज करने के बाद इनपुट इमेज तो कंफर्म हो गया, आउटपुट क्लास में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे ये कैटेगरीज दो। कॉन्फ़िग फाइल में ये भी होता है कि आप सेलेक्ट करते हो कि इन कैटेगरीज को 0 रखो, इनको 1 रखो, तो ये इन ही जो 1 रखी है उन कैटेगरीज के बाउंडिंग बॉक्स आपको आउटपुट कर देगा, ठीक है, सही है बात। अब लेट्स सपोज बाइसाइकिल आ गई, मैं सेल्फ ट्रेंड की तरफ अभी नहीं आ रहा, सेल्फ ट्रेंड आपने कर भी लिए, वही काम है। प्री ट्रेंड की तरफ ही आता हूँ, यूलो V3। आपका बाइसाइकिल का इमेज आ गया, और उसमें बाइसाइकिल का एक लेबल भी आ गया, और उसमें बाइसाइकिल का एक बाउंडिंग बॉक्स भी आ गया, मैं कहता हूँ XYHW का एक बाउंडिंग बॉक्स भी आ गया, सही है। कहीं खड़ी हुई थी, पहले ही इमेज में बाइसाइकिल मिल गई उसको, और उसने लेबल दे दिए, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये लेबल दिए 2,2 और 20,20, सही है। इसका मतलब है कि मेरे ओरिजिनल इमेज में यहाँ पर कोई छोटा सा बाइसाइकिल इसको नजर आ गई, सही है। अब इस बाउंडिंग बॉक्स को इस इमेज पे, इस बाउंडिंग बॉक्स को इस इमेज पे मैं शो करके ठीक काम कर रहा हूं। हाँ, शो तो मैंने करना है ना, मुझे पता लगे कि जो बाउंडिंग बॉक्स आया है वो सही आया है कि नहीं आया, तो मैंने अपने बाउंडिंग बॉक्स की वैल्यू को उठा के इस इमेज पे शो करना है। लेकिन क्या मैं सही काम कर रहा हूँ इसको शो करवा के, ठीक है। इसलिए कि ताकि आपको पता चल जाए ये कंफर्म सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। अब कंफर्म तो मैं कर दूंगा, मुझे ये बताओ, ये जो लेबल्स आए हैं, ये जो लेबल्स आए हैं, ये लेबल्स क्या इस रीसाइज्ड इमेज के लिए थे या ओरिजिनल इमेज के लिए थे जो बैच में आया था? ओरिजिनल के लिए। अगर मेरा ओरिजिनल इमेज 2000 बाय 2000 पिक्सेल्स का है, तो मैंने उसको रीसाइज करके 416 बाय 416 कर दिया, ठीक है। यस सर। और मैं उठा के इसी लेबल को उस 2000 बाय 2000 पे दोबारा पुट कर दूं, तो बाइसाइकिल पे नजर आएगी नहीं। बाइसाइकिल के हैंडल को ही वो बाइसाइकिल कह रहा हूँ, यस सर। क्योंकि आपने इनपुट करते वक्त तो इमेज साइज की रिसाइज करके छोटा कर दिया था, छोटा है। उसके मुताबिक आपका बाउंडिंग बॉक्स भी बहुत छोटा है, यस सर। तो अब क्या करोगे? सर बाउंडिंग बॉक्स भी छोटा हो गया, क्योंकि इमेज छोटा कर दी है ना। यस सर। 2000 बाय 2000 से 416 बाय 416 पे ले आए, छोटा हो या बड़ा हो अपनी साइकिल तो बड़ी बॉस फिर भी है ना साइकिल। नहीं ना, एक मतलब तो ये कि पहले से हम कर लें, रिकॉर्ड कर लें कि किस साइज को 416 बाय 416 पे लेके गए, उससे क्या फायदा होगा? ये नॉन सेपरेशन इस तरह बॉन्डिंग बॉक्स फिर ठीक होगा। मल्टीपल बॉन्डिंग बॉक्स बन जाते हैं, बीच जो है वो खत्म नहीं नहीं, नॉन सेपरेशन की ऑप्शन तो पहले से हम इसको बता दें कि जब मैंने शो करना हो तो इसकी साइज डिफरेंट ओरिजिनल पे ले जाए, कैसे करेंगे? कोडिंग लिख देंगे कि अगर यहाँ पर इमेज मेरा था 2000 बाय 2000 का, लेट्स सपोज, और उसको मैंने इधर से इधर रीसाइज किया, और मेरा लेबल आया है इस रीसाइज्ड इमेज के लिए 2 बाय 2 बाय 2020, ठीक है। और मैं इसको अब शो करवाना चाह रहा हूँ ओरिजिनल इमेज पे, मेरा ओरिजिनल इमेज इतना होगा 2000 बाय 2000, और मेरा लेबल कितना होगा इतना। हालांकि बाइसाइकिल कहाँ पे है?
यहाँ पर। यस सर। तो ये मॉडल की होती है आपकी होती है? हमारी आपकी होती है ना? Yes, sir. कैसे होती है? हमने मॉडल ट्रेन एक पिक्चर पे किया है। मॉडल प्रिडिक्ट एक पिक्चर पे की है और विजुलाइज दूसरे पे कर रहे हैं। यस सर। तो अब इस बाउंडिंग बॉक्स को बड़ा करने का क्या तरीका है? लोकेशन तो ठीक है उसकी, बाइसाइकिल के करीब करीब तो है, बड़ा करने का क्या तरीका है? जब भी मैंने शो करना होता है कोडिंग के थ्रू वो साइज डिफरेंट होता है। इसका रेशो ये किस रेशो से छोटा हुआ था? ये 2000 बाय 2000 किस रेशो से छोटा हुआ है? 5 रेशो से। 5 पे डिवाइड हुआ था, 5 पे मल्टीप्लाई हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 20 बाय 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? यस सर। 100 बाय 100 बन जाएगा ना। तो 100 बाय 100 का क्या मतलब है कि ये जो बड़ा बॉक्स होगा ये इतना बड़ा तो होगा, 5 गुना बड़ा हो गया ना। यस सर। तो अब यहाँ पर ये फैक्टर रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रीसाइज के साथ ये रीसाइज फैक्टर भी होता है और इस रीसाइज फैक्टर के भी कोड्स हैं, इसकी भी टेंशन नहीं है। रीसाइज करते हुए भी, छोटा करते हुए भी, बड़ा करते भी और डी रीसाइज करते भी। ठीक है, डी रीसाइजिंग ऑफ बाउंडिंग बॉक्स होती है और रीसाइजिंग ऑफ इमेज होती है, क्योंकि ओरिजिनल इमेज आपके फोल्डर में ओरिजिनल साइज में पड़े हुए हैं। लेट्स सपोज एक वीडियो आ रही है एचडी कैमरा से, तो आप उसकी फीड ले रहे हो और उसकी रेजोल्यूशन है 4K, ठीक है, 1080p 1000 by 2000 उसकी रेजोल्यूशन है पिक्सेल्स की, और 1000 by 2000 को आप 416 by 416 पे फीड करो और फिर बाउंडिंग बॉक्स आए वो छोटे छोटे हो, फिर आप उसी को उठा के बाउंडिंग बॉक्स को 1000 by 2000 के इमेज पे शो करवा दो, तो सारी विजुअलाइजेशन तो गलत है। सही है? तो विजुअलाइजेशन आउटपुट से सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखूंगा, और एक पोस्ट प्रोसेसिंग क्या थी? रीसाइजिंग। एक बहुत ही बेसिक पोस्ट प्रोसेसिंग जो है वो इसमें रीसाइजिंग है। और ये रीसाइज कहाँ से आएगा? ये रीसाइज फैक्टर। जब आप यहाँ पर इमेजेस छोटे कर रहे हो तो बैच सिर्फ इस चीज का नहीं नोट करना कि इमेजेस क्या है, बैच रीसाइज फैक्टर का भी नोट करना है। सही है? ताकि आपको पता लगे कि अच्छा इस इमेज की ओरिजिनल डायमेंशंस क्या थी और ओरिजिनल डायमेंशन से मैंने कितना उसको छोटा किया, और छोटा जितना किया उससे बड़ा भी उतना ही करना है। यानी 5 से डिवाइड किया था तो 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। सही? ठीक है? यस ये बात क्लियर है? अब यहाँ पर आपके मॉडल का काम खत्म हो जाता है। ये सिंपल एक मॉडल था, प्री ट्रेन मॉडल था और मैंने उसमें मॉडल डॉट प्रेडिक्ट यूज कर दिया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मॉडल डॉट प्रेडिक्ट में आ क्या रहा है वापस। ठीक है, उस प्रेडिक्ट में मैं बैच देता हूँ अपना और ये मुझे उसके लेबल्स दे देता है, बैच ऑफ इमेज, और ये बैच ऑफ लेबल्स मुझे आउटपुट कर देता है। सही है? ठीक है? अब बैच ऑफ लेबल्स क्या होंगे? अगर एक मॉडल मैंने प्री ट्रेन उठाया है, मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ परफेक्ट भी कर लिया, कोई एरर भी नहीं आया, उसको मैंने 5 इमेजेस दिए, उसने मुझे बैच ऑफ लेबल्स दे दिए 5, वो क्या होगा? हाँ, क्या वो 6 लेबल्स होंगे एग्जैक्टली। उन 6 लेबल्स की वैल्यूज को उठा के मैं डायरेक्टली बाउंडिंग बॉक्स बना सकता हूँ स्केल करके, बाउंडिंग बॉक्स बना सकता हूँ। यस सर। कैसे? सर वैल्यूज तो आ गए ना सर। वैल्यूज तो आ गई है, उन वैल्यूज को मैंने अपनी पिक्चर पे दोबारा ब्लैक कलर के, ग्रीन कलर के, रेड कलर के बॉक्स में शो भी तो करना है। यस सर। वो कैसे करूँगा? मेरे ख्याल से कोडिंग के जरिए उस इमेज क्या कोडिंग करूँगा मैं? क्या कोडिंग करूँगा? कौन सी लाइब्रेरी यूज करूँगा बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ करने के लिए? CV2। कैसे? OpenCV में है कोई ऐसी बात? CV2 डॉट CV2 डॉट ट्रायंगल CV2 डॉट रेक्टेंगल। ठीक है, CV2 डॉट ड्रॉ बॉक्स भी है, CV2 डॉट टेक्स्ट भी है, पुट टेक्स्ट, CV2 डॉट रेक्टेंगल भी है, CV2 डॉट ट्रायंगल भी है। CV2 डॉट रेक्टेंगल को जब आप 4 वैल्यूज देते हो ना, x, y, w और h, तो वो x, y को देख के w और h का विड्थ और हाइट का एक रेक्टेंगल बना देता है। सही है? यस सर। तो अब आप एक और
इनपुट क्या लेगा, लेबल, बैच लेबल नहीं, एक लेबल, ठीक है। और ये आपको आउटपुट क्या करके देगा, बाउंडिंग बॉक्स, सही है, बाउंडिंग बॉक्स ऑन इमेज। इसका मतलब है कि विजुअलाइजेशन वाले कोड को आपने इमेज और लेबल दोनों देना है, ओरिजिनल इमेज और साथ लेबल दोनों देना है। लेकिन लेबल में इसको सी और पी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पी की नहीं पड़ेगी, सी की तो पड़ेगी। सी का नाम भी तो ऊपर मेंशन करना होगा ना कि बाउंडिंग बॉक्स बाइसाइकिल है। यस सर। तो आपने इसको पी नहीं देना, सी देना है और 4 वैल्यूज देनी, सही। और ये कोड उठा के आपके इमेज पे विजुअलाइजेशन भी कर देगा, सही है। अब अगर नेक्स्ट मॉड्यूल में मुझे ये कोई चीज चाहिए होगी तो क्या दूंगा उसको मैं, लेट्स सपोज मुझे नेक्स्ट मॉड्यूल कुछ इस तरह का चाहिए कि फरहान का प्रोजेक्ट है, बहुत सारे फेसेस हैं, मैंने फेसेस को क्रॉप कर लिया, इन फेसेस को उठा के मैंने नेक्स्ट मॉड्यूल को देना है जिसने उन फेसेस की आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज करनी है, तो क्या करूंगा, उसको सब पहले नोटेट करवाएंगे, कर दिया नोटेट, डिटेक्ट हो गया, ट्रेन मॉडल से डिटेक्टेड बाउंडिंग बॉक्सेस आ गए मेरे पास। अब वो इमेज उठाना, इमेज भी दे दी है, टोटल इमेज जिसमें बहुत सारे फेसेस हैं और जितने फेस डिटेक्ट हुए थे उन सब के बाउंडिंग बॉक्स भी आ गए हैं। अब क्या, बाउंडिंग बॉक्स मेरे पास इधर लिखे हुए हैं, ये बैच अंडरस्कोर, ये बैच अंडरस्कोर लेबल आउट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, मैं कहता हूँ ये बैच अंडरस्कोर लेबल आउट की फॉर्म में मेरे पास बाउंडिंग बॉक्सेस लिखे हुए हैं। अब जो कि इमेज अंडरस्कोर बैच अंडरस्कोर इमेज के लिए था, एक ही इमेज है। नेक्स्ट मॉड्यूल को मैंने कुछ डेटा देना है और वो डेटा ये है कि जितने पिक्चर्स डिटेक्ट हो चुकी हैं वो पिक्चर्स ये हैं, सही है। अब मेरी डिटेक्टर ने सारे के सारे फेस डिटेक्ट करके उनके बाउंडिंग बॉक्स मुझे दे दिए। अब मैं नेक्स्ट मॉड्यूल को क्या चीज फॉरवर्ड करूं एज एन इंफॉर्मेशन, इमेजेस फॉरवर्ड करूं या बाउंडिंग बॉक्स फॉरवर्ड करूं या पुराना वाला ओरिजिनल इमेज फॉरवर्ड कर दूं। यानी इमेज मैं इस रीजन को कह रहा हूँ, चलो ये इमेज रीजन है, ठीक है। अब इसमें हर एक का फेस डिटेक्ट हो गया है, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाउंडिंग बॉक्स आ गए। मॉड्यूल को मैंने ये इनपुट होगा उसमें, क्या इनपुट होगा, यही तो मैं पूछूं, क्या इनपुट होगा। इमेजों और स्पेसिफिकेशन फाइल होगी। एनोटेशन डेटा चाहिए मुझे, एनोटेशन तो विजुअलाइजेशन के लिए चाहिए था। उसके बाद अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है, हाँ फेस पे क्लासिफिकेशन हाँ, करना तो एक मॉडल बनाना है। वो मॉडल तो बनाना है, मैंने यहाँ से उठा के उसको तैयार चीज क्या दे देनी है, ये लो बाउंडिंग बॉक्सेस दे देने हैं। क्यों बाउंडिंग बॉक्सेस, क्यों, सर ट्रेन मॉडल सर, बाकी कुछ नहीं चाहिए, इमेज भी दोबारा ले लेगा, सब कुछ ले लेगा। ओरिजिनल इमेज भी दे देंगे, नंबर भी दे देंगे, जो वेट सेव किए वो उसका डेटा के साथ। नहीं वेट्स नहीं चाहिए, वेट तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मॉडल बाउंडिंग बॉक्स से मिलती जुलती कोई चीज है, बाउंडिंग बॉक्स भी दे सकते हैं, लेकिन फिर उस मॉड्यूल के लिए नया काम होगा, या बाउंडिंग बॉक्स की जगह पे कंटेंट जो पड़ा हुआ है वो भी तो निकाल के दो ना। क्लास सर मॉडल नहीं देंगे, सर क्या मॉडल 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 ने तो अपना काम यहाँ कर दिया, बाउंडिंग बॉक्स निकाल दिए ना, एक्स वाई एच डब्ल्यू बाइसाइकिल वाले निकल आए या पर्सन वाले फेस वाले निकल आए। बाउंडिंग बॉक्स में जो इमेज है वो हम आगे देंगे। एग्जैक्टली आपका इमेज ये था, ये बाकी इधर सड़क थी, जो भी था, इधर दरख्त था, जो भी कुछ बना हुआ था, लेकिन वो मेरे काम का नहीं है। अब बाउंडिंग बॉक्स क्या है, एक्स वाई, ये इसकी डब्ल्यू और ये इसका एच, लेकिन ये 4-5 वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज के साथ जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो नेक्स्ट मॉड्यूल को चाहिए, सही है, बाकी का इमेज नहीं चाहिए। तो CV2 में जैसे रेक्टेंगल यूज होता है ना, CV2 में वैसे क्रॉप भी यूज होता है, समझ आई। तो आप जितने बाउंडिंग बॉक्स डिटेक्ट हुए, लेट्स सपोज यहाँ पे 10 बाउंडिंग बॉक्स डिटेक्ट हो गए, 10 फेसेस हो गए, और हर बाउंडिंग बॉक्स एक नई लोकेशन को मैप कर रहा है। ये शाहरुख का फेस है, ये बिलाल का फेस है, ये असद का फेस है, नई लोकेशन है ना, और इनके साथ इनकी क्लास भी है। फेस के बारे में मैं नहीं जानता, ये मुझे पता है कि फेसेस हैं, तो मैं कहूँगा फॉर ईच फेस, यानी फॉर ईच बाउंडिंग बॉक्स क्रॉप ओरिजिनल इमेज CV2.crop
with this coordinate, ठीक है, and store that image into another batch, और वो बैच उठा के मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मॉड्यूल को दे दूंगा, फिर पीछे से दूसरा इमेज आएगा, उसमें फिर मैं कहूंगा। तो एक्चुअली जो डिप्लॉयमेंट वाली बात है ना, जहां पर भी आपका डिटेक्टर काम करता है, चाहे वो फेस डिटेक्टर हो चाहे वो ऑब्जेक्ट डिटेक्टर हो, वो काम इस तरह से करता है कि बाउंडिंग बॉक्स डिटेक्ट करने के बाद उस बाउंडिंग बॉक्स के साथ जो कंटेंट एसोसिएटेड है, हम वो कंटेंट उठा के आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। वही बाकी सारा इमेज भूल जाओ, इमेज हमने छान लिया था, उसमें फेस हमें यही मिले हैं 10 लोग। अब इन 10 लोगों पे, इन 10 कंटेंट्स पे, इन 10 फेसेस पे मुझे अपना क्या बताओ, डिसीजन बताओ कि इनमें से कौन कौन है जो आज क्लास में प्रेजेंट है। सही है? यस सर। तो जब मैंने ये चीज लिखी थी ना, मॉड्यूल फॉरवर्डिंग या फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन, ये डिप्लॉयमेंट वाली बात आती है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं तो जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, काम करूँगा। सर कुछ मैंने देखे थे उसमें ये XML फाइल है, JSON भी होता है उसमें, ये सब ये क्या होता है? ये सोनी दूसरा फॉर्मेट है, बात नहीं। इमेज लेबल जनरेटर, वो उसमें इमेज लेबल टूल में आप, ये सर उसमें एक XML तो हाँ ये दूसरा JSON भी है, JSON में भी सेव कर सकते हो आप। उसमें एक और चीज़ भी है, पास्कल और VOC फॉर्मेट और VGG19 फॉर्मेट, YOLO V4 फॉर्मेट भी है। तो इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। मैंने जो पहले बताया था कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ने इस पे काम किए हुए हैं, तो हर बंदे ने अपनी तरह से डिफरेंट फॉर्मेट भी यूज़ किए हुए हैं। तो ये चीज़ भी मिसमैच होती है। कभी कभी आप कोड उठा लेते हो टेंसरफ्लो का और पास्कल VOC का फॉर्मेट उठा लेते हो, आपके लेबल्स में लेट्स सपोज X Y W H VGG19 का फॉर्मेट है, दूसरा फॉर्मेट आएगा उसमें WH पहले लिखे होंगे, XY पीछे लिखे होंगे, तो बाउंडिंग बॉक्स तो गलत हो गया ना सर, क्योंकि आप रीड कर रहे हो पहले X को Y को और फिर WH को, और वो बता रहे हैं आपको WH पहले और XY बाद में, तो बाउंडिंग बॉक्स कहाँ बनेगा, नहीं नजर आएगा। तो हम इसमें इसलिए विजुअलाइजेशन करते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, क्या वो डिटेक्शन ठीक कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन एक तो मैंने लेबल किया था ना, एनोटेट किया था बाउंडिंग बॉक्स पे, क्योंकि डिटेक्शन का और कोई तरीका नहीं है। मैं कोऑर्डिनेट पढ़ तो नहीं सकता ना, क्लास तो मैं पढ़ लेता हूँ, ये क्लास 1 थी, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3, ये क्लास 4 है, मैं अपने पास टेबल में देख लेता हूँ। अच्छा क्लास 1 के आगे मैंने टाइगर लिखा था, क्लास 2 के आगे मैंने एलिफेंट लिखा था, लेकिन बाउंडिंग बॉक्स की कोऑर्डिनेट्स को तो मैं नहीं पढ़ सकता आउट ऑफ नोवेयर, तो मैं इसलिए उसको विजुअलाइज करता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, तुमने जो बाउंडिंग बॉक्स प्रेडिक्ट की है उसको विजुअलाइज करके बताओ पिक्चर पे। अच्छा अगर आपने रीसाइजिंग फैक्टर यूज नहीं किया तो विजुअलाइजेशन भी गलत होंगी। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि एक हफ्ता आप किसी और का डिटेक्टर उठा के यूज नहीं कर सकते हो जब तक आपको अपना कोड नहीं करने आता। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं होता इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, और मैंने आज वो सारे स्टेप्स इधर बोर्ड पे लिख दिए। ठीक है, एक दफा दोबारा 3 मेजर पार्ट्स है, वही सारे सारे एक मॉडल में ही है, डेटा, मॉडल और आउटपुट। लेकिन डेटा में फिर डिटेक्शन है, तो डेटा में 3 चीजें आ जाती हैं। एक्वायर करना है, कहीं से भी इमेजेस डाउनलोड करते हैं, एनोटेट करना है, इमेज लेबल टूल यूज कर लो, XML में आउटपुट कर देगा, और क्योंकि वो XML में आउटपुट करेगा तो उसको प्री प्रोसेस भी करना है लेबल के टेक्स्ट के फॉर्मेट। प्री प्रोसेसिंग के लिए हम XML फाइल को रीड करते हैं, एक तैयार पेज बनाते हैं जो कि XML फाइल को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करते हैं। अपना भी लिख सकते हो अगर मॉडिफाई करना हो, कस्टमाइज करना हो, अदरवाइज XML टू टेक्स्ट कन्वर्टर यूज करो, एक टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। एक नया कोड यूज करो जो कि आपकी टेक्स्ट फाइल से इमेजेस के पाथ रीड करके आपको इमेजेस और उनके रिस्पेक्टिव लेबल्स के बैच बना के आउटपुट। सही क्लियर? एक नया कोड यूज करो जो कि आपकी टेक्स्ट फाइल को रीड करे, उसमें लाइंस रीड करे, वहां से इमेजेस के पाथ के थ्रू इमेजेस को रीड करके उनके एरेज बना के, लेबल्स के पाथ रीड करके उनके एरेज बना के आपको दोनों चीजें एरे की फॉर्म में देंगे। मैं एक साइज से बता रहा हूं। सही? यहाँ तक डेटा का काम खत्म। अब आते हैं मॉडल पे। मैं एज्यूम करता हूँ मैंने एक प्री ट्रेन्ड मॉडल उठाया था, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। रिक्वायरमेंट क्या थी? वो इमेज देता था 416 बाय 416 का। सबसे पहली चीज
Precisely. बैच में मुझे इमेज को भी रीसाइज करना पड़ेगा। तो मैं जो फाइल अब ये यूज करूंगा, अब मुझे इस फाइल में भी चेंजेस करनी पड़ेंगी, उसमें 2 स्टेटमेंट्स डालनी पड़ेंगी। वही मेरे रीसाइज करके बैच में इमेज तब रखो जब उनको 416 बाय 416 पे रीसाइज करो। सही है। दूसरी ये चीज, वो आउटपुट भी देगा आपको रीसाइज इमेज सर में। ये टेक्स्ट कन्वर्ट करने से पहले ही हाँ, टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद जब आप रीड कर रहे हो, जब अब मैं यहाँ पे cv2 डॉट इमेज रीड करता हूँ ना, तो cv2 डॉट रीसाइज भी करूंगा, तो आपका जो इमेज होगा वो numpy एरे में कन्वर्ट होने से पहले रीसाइज छोटा हो जाएगा। सही है, क्योंकि आप इमेज को छोटा कर सकते हो, एरे को छोटा नहीं कर सकते। सही है। अब इमेज छोटा होके उसका छोटा एरे बनेगा, वो छोटा एरे इसमें फीड होने के लिए तैयार होगा। इसकी कॉन्फ़िग फाइल में जाके ये चेंजेस देखनी है। आप किसी कॉन्फ़िग फाइल के इनपुट को चेंज नहीं कर सकते हो। क्योंकि मेरे इमेज 200 बाय 200 के हैं, वो मॉडल ट्रेंड हुआ हुआ है, ट्रेंड मॉडल तो 200 बाय 200 का इनपुट नहीं लेगा। आप अपने इमेज डेटा को छोटा करोगे। सही है। इमेज डेटा को छोटा किया तो अपने लेबल को भी उसी तरह से चेंज करोगे। उसके लिए आपको रीसाइज फैक्टर भी याद रखना पड़ेगा कि कितने इमेज सिर्फ साइज से मैंने कितने इमेज साइज पे कन्वर्ट किए। उस रीसाइज फैक्टर को आपने दोबारा यूज भी करना होगा लेबल जनरेट करते हो। अच्छा, लेट्स सपोज मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की और मेरा एक्चुअल लेबल जो था वो इस ट्रेंड मॉडल के एक लेबल से मैच करता था और मैंने उसी लेबल से प्रेडिक्ट करवाना था बाउंडिंग बॉक्स। तो क्या करूँगा, मैंने आइडियली ये काम पूरा कंप्लीट कर लिया, तो मैं पोस्ट प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप्स यूज करूँगा जिसमें मेरा रीसाइज बाउंडिंग बॉक्स होगा और विजुअलाइज बाउंडिंग बॉक्स होगा। ठीक है। उस विजुअलाइज बाउंडिंग बॉक्स में मूवी भी हो सकती है, बाउंडिंग बॉक्स मूव भी हो सकता है अगर मैं वीडियो स्ट्रीम ले रहा हूँ। पोस्ट प्रोसेसिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और विजुअलाइज करने के बाद मुझे ये पता लग जाता है कि मेरा बाउंडिंग बॉक्स जो है वो मेरे ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली मैप कर रहा है। ठीक है। अगर तो ये सारा काम मैंने विजुअलाइजेशन के लिए नहीं किया हुआ और किसी दूसरे टास्क से पहले एक डिटेक्शन एल्गोरिथम यूज किया, तो मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा इंफॉर्मेशन उठा के नेक्स्ट को। उस इंफॉर्मेशन के लिए बाउंडिंग बॉक्स के अंदर जो कंटेंट आया था इमेज का, उस कंटेंट को क्रॉप करूंगा, उस कंटेंट को फिल्टर करूंगा और उसको उठा के आगे फॉरवर्ड करूंगा। ये नोटेशन एक्चुअली डिटेक्शन ही है ना सर? हाँ सर अगर हमने मैनुअली नोटेशन कर दी फिर सर हम यूलोपी के लिए क्यों लगा रहे हैं? आपने नोटेशन 50 इमेजेस की थी और आप 5,000 इमेजेस पे डिटेक्शन करोगे। ठीक है। मैंने तो आपसे ट्रेन करवाना था मॉडल, यहाँ तो मैंने एग्जांपल के लिए योलो V3 दे दी। एक और काम भी हो सकता है, योलो V3 में आपकी मर्जी का कैटेगरी थी ही नहीं। लेट्स सपोज योलो V3 में मैं डिटेक्ट करवाता हूँ गुंबद, मीनार, मस्जिदों के मीनार गिनवाना चाहता हूँ। मैंने तस्वीरें खींची हुई हैं सारे पाकिस्तान की मस्जिदों की, और ये मीनार सारी दुनिया में और किसी जगह पे भी नहीं होंगे। हमारे मीनार बड़े अजीब किस्म के होते हैं, ऊपर गुंबद होता है, लाउड स्पीकर भी लगी हुई मरबूط पे गुल भी ना। मैप से हम इसकी कोडिंग करना चाहते हैं तो मैप वाली जो है ये भी हो सकता है। तो अब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए तो योलो V3 बहुत अच्छा है ना, लेकिन उसको अब आपने मीनारों की तस्वीरों पे ट्रेन करना है। मैंने उसको ट्रांसफर लर्न करवाना है कि तुमने बाकी 80 लेवल तो बड़े अच्छे सीखे हुए थे, लेकिन राजा का अलग पाकिस्तान था। सही था ना, मीनारों ने खुली का। तो अब आपका वो प्री ट्रेन मॉडल उठा के इस पे फाइन ट्यून करना है। आपने 80 इमेजेस उसको दिए, जो मैंने काम करवाना है आपसे इंशाल्लाह आने वाले 2 वीक में। 80 इमेजेस पे ये ट्रेन करके बताओ योलो V3 को। ठीक है। और फिर मुझे बताओ कि अच्छा अब फाइन ट्यून होने के बाद तुम्हारी क्या कैपेसिटी है, तुम 80% डेटा को वो कर सकते हो। पूछो क्वेश्चन तो नहीं करता सर जो हम ऑगमेंटेशन करते हैं अभी ऑगमेंटेशन मैंने बताई, वो इसमें किस तरह करेंगे सर? उसमें बताएंगे वो इन केस हमने ऑगमेंटेशन कर लिया, हमें उसके बाद हमें ऑगमेंटेशन भी चाहिए पिक्चर की फ्लिपिंग, वो उसको हम किस तरह कवर करेंगे सर? कर लेंगे। सर जो येलो ओशन 3 है उसमें एक कॉन्फ़िग फाइल है सर, उसमें तो सारा
सारे मॉड्यूल पहले से मौजूद है, जैसे पर्सन, कैमरा एक्सेट्रा। सर उसके लिए तो हमें तस्वीर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से मौजूद है, बस सर हमें उसे डिटेक्ट करना है। बिल्कुल। तो सर यहाँ पर ये जो मॉडल ये जो पहला मैंने फेज बताया ना, ये मैंने ट्रेनिंग के लिए बताया। ये मैंने इस नियत से बताया कि अगर आपने मॉड्यूल ट्रेन करवाना हो तो आपने इमेजेस इस तरह से रखने हैं। अगर आपने प्रिडिक्ट भी करना हो तब भी आपको इसी तरह से चाहिए, लेकिन वो नए इमेजेस नहीं होंगे। यहाँ पे सिर्फ फर्क ये होगा कि मॉडल डॉट फिट और मॉडल डॉट प्रिडिक्ट आ जाएगा बस। तो जिस तरह आपने कहा कि यहाँ के गुम्बद लेके, तो उसके लिए तो फिर हमें पहला वाला जो स्टेप था वही फॉलो करना पड़ेगा। दूसरे वाले के लिए भी अगर तुमने और भी कोई काम करना है तो उसके लिए भी यही काम करना पड़ेगा, एनोटेशन छोड़ के, और बाकी सारा काम यही होगा। सर जिस तरह हमारे साथ जो ये एलसीडी है, तो ये पहले से तो मौजूद है ना सर? बिल्कुल होगी, लेकिन उसको एनपी एरे में कन्वर्ट करने के लिए और बाकी सारे काम करने के लिए वो तो काम चलेगा ही चलेगा। बैच में कन्वर्ट करने के लिए, रीसाइज करने के लिए